वेलकम स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 3 पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं रूलिंग द कंट्री साइड। सो अभी तक हमने जान लिया था कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया पर कब्जा कर रहे थे, युद्ध लड़े उन्होंने, इंडिया पर धीरे धीरे कब्जा अपना जमाया। उसके बाद क्रॉप्स की डिमांड हमने पिछले पार्ट में कंप्लीट की थी। सो अभी हम उसको आगे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो क्रॉप की डिमांड बढ़ रही थी, अभी हमने क्या देखा था कि इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी। सो इंडिगो की जो डिमांड थी वो हर एक देश से पहले इंडिगो आ जाता था, लेकिन अभी वो सप्लाई खत्म हो जाती है। सो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रिटेन अब इंडिया की तरफ लौटता है, मतलब वहीं रहता था लेकिन इंडिगो की सप्लाई के लिए इंडिया की तरफ देखता है कि यस हमें वहाँ से सप्लाई मिल जाए। ओके, इसके बाद देखते हैं फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। देखिए, जो राइजिंग डिमांड बढ़ रही थी यूरोप में, कंपनी ने इंडिया की तरफ देखा कि यस इंडिया में बहुत सा हमारा एरिया है, इंडिगो कल्टीवेशन अगर हम इंक्रीज कर दें तो वहां से हमें इंडिगो मिल जाएगा। मतलब इंडिया में अगर हम प्रोडक्शन बढ़वा देते हैं तो इजीली वी विल गेट इंडिगो। सो अभी हम देखेंगे आगे। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। तो इसी वजह से क्या होता है कि बंगाल के अंदर जो इंडिगो कल्टीवेशन है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है पिछले 10 साल से, एंड बंगाल के अंदर इंडिगो अब डोमिनेट करने लग जाता है वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी। देखिएगा 1788 में लगभग 30% इंडिगो इंपोर्ट होता था इंडिया से ब्रिटेन के अंदर, लेकिन 1810 तक ये पहुंच गया था 95%। मतलब आप देख सकते हैं जो चीज पहले 30% जाती थी अब वो 95% इंडिया से जाती है। पहले 30% इंडिया से जाती थी और आने वाले 10 ये मान लीजिए 20-22 सालों में ये चीज बढ़कर अब हो गई थी 95%। ओके, 95% बहुत ज्यादा हो जाता है। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे इंडिगो का ये ट्रेड बढ़ रहा था, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। कंपनी के ऑफिसर्स और जो वहाँ के कॉमर्शियल मर्चेंट्स थे वो इंडिगो प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर इंडिगो बिजनेस। इसीलिए अब उनको यहाँ से प्रॉफिट दिखने लग जाता है तो अपना बिजनेस छोड़ के वो क्या करते हैं कि इंडिगो की प्रोडक्शन में शामिल हो जाते हैं, इंडिगो के बिजनेस में शामिल हो जाते हैं। ओके, अपनी नौकरी छोड़ के। अट्रैक्टेड बाय प्रोस्पेक्टस ऑफ हाई प्रॉफिट, यहाँ से उनको लगता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इंग्लिशमैन केम टू, अभी बहुत सारे अंग्रेज लोग और स्कॉटलैंड के लोग यहाँ पर इंडिया आते हैं और प्लांटर्स बन जाते हैं। ठीक है, अभी वो प्लांटर्स बन जाते हैं मतलब इंडिगो उगवाएंगे। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट दैट टाइम। जिनके पास रुपए नहीं थे वो लोन ले लेते थे कंपनी से और बैंक उस टाइम आ रहे थे। इस प्रकार से देखिए इंडिगो का प्रोडक्शन अब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया था। अभी हम देखेंगे कि इंडिगो को कल्टीवेट कैसे किया जाता था। देखिए दो तरीके हैं। सो आप यहाँ पे इसी को क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। इंडिगो के टू मेन सिस्टम है इंडिगो कल्टीवेशन के, निज एंड रेती। ओके, तो इंडिगो के उगाने के दो सिस्टम, एक तो है निज, एक हमारे पास रेती। विद इन द सिस्टम ऑफ निज की अगर हम बात करें, द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। निज मतलब खुद का, यानी प्लांटर खुद की जमीन पर ही इंडिगो उगा देता था। ओके, ही आइदर या तो जमीन खरीदता था या रेंट पे लेता था, लेकिन वो खुद की ही उसकी जमीन होती थी जिसपे वो खुद ही खेती करता था। अभी देखेंगे निज के साथ प्रॉब्लम क्या थी। लेकिन द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। अभी देख लीजिए, मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, वो अपना एरिया बढ़ा नहीं सकता है जमीन का इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम थी सबसे पहली। तो इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। इंडिगो सिर्फ फर्टाइल जमीन पर ही उगाई जा सकती थी। एंड दे वर ऑलरेडी डेंस पॉपुलेटेड, और जो फर्टाइल जमीन थी वहां पर लोग रहते थे, इसलिए वहां पर खेती, देखिए जहां पर लोग रहते हैं वहां पर खेती नहीं हो सकती, वहां पर घर बने हुए हैं, इसलिए कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स बचे हुए थे जहां पर खेती की जा सकती थी। लेकिन प्लांटर्स को चाहिए था बहुत बड़ा एरिया जहां पर चारों तरफ उसको घेर के और अंदर इंडिगो की प्लांटेशन हो सके और वहां से ह्यूज प्रॉफिट वो उठा सके। तो ये तो प्रॉब्लम आ रही थी निज के साथ। अभी उन्होंने देखा वेयर कुड दे गेट सच अ लैंड फ्रॉम। अब इतनी जमीन कहां से मिलेगी उन्हें। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। इंडिगो फैक्ट्री के आसपास का एरिया उन्होंने खाली करना शुरू किया, पीजेंट्स को वहां से भगाया। इस वजह से देखिए लड़ाइयां भी हुई, अगर उनको भगाएंगे तो लड़ाइयां भी होगी।
नोर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, अभी लेबर भी मिलना थोड़ा टिपिकल था। लार्ज प्लांटेशन, बहुत बड़ी प्लांटेशन अगर बनाएंगे तो वहां पर ज्यादा लेबर भी चाहिए, एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद राइस कल्टीवेशन। और मोस्टली इंडिगो के लिए तब लेबर चाहिए होती थी जब पीजेंट खुद अपनी राइस की कल्टीवेशन कर रहा था। देखिए स्लेव कौन होता है? स्लेव इज अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स, जिसको किसी और के द्वारा खरीदा गया है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है और उसको अपने मास्टर का ही कहना मानना पड़ेगा कंप्लीटली। ओके, तो उसको हम स्लेव बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम, अभी आपको प्रॉब्लम्स पता लग रही थी कि जमीन की कमी थी प्लस लेबर की भी अभी कमी थी। निच कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड बुलॉक्स। अब इसके लिए जो हल और बैल भी बहुत सारे चाहिए होते थे, बिकॉज खेत ज्यादा बड़े बड़े हैं तो इसके लिए ज्यादा नीड भी होगी। तो इसके बाद देखते हैं हम, वन बीघा, बीघा देख लीजिए पहले क्या होता है। बीघा एक मेजरमेंट है जमीन का, बीघा मेजरमेंट है जमीन का। ब्रिटिश रूल से पहले क्या होता था कि एरिया वेरी करता रहता था, ब्रिटिश ने इसको स्टैंडर्ड किया कि जो बीघा होगा वो 1/3 एरिया होगा 1 एकड़ का। मतलब देखिए 1 एकड़ में कितना बीघा, अगर देखें तो 1/3 एकड़ जो होगा उसको हम 1 बीघा बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक 1/3 एकड़ जो जमीन होगी उसको हम 1 बीघा बोलेंगे। देखिए 1 बीघा जमीन में 2 प्लॉज की जरूरत पड़ती थी, इसका मतलब प्लांटर जिसके पास 1000 बीघा है उसको चाहिए 2000 प्लॉज। 2000 प्लॉज किसी गांव से कभी भी नहीं मिल सकते। इन्वेस्टिंग तो इसलिए रुपए लगेंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर रुपए लग रहे थे अलग से प्लो के ऊपर। नोर कुड सप्लाई भी इजी, अब प्लो की सप्लाई भी बड़ी इजी नहीं थी, बुलक्स भी बड़े इजीली नहीं मिल रहे थे बिकॉज वो राइस फील्ड्स में लगे हुए थे। ओके, बिकॉज इंडिगो का कल्टीवेशन उसी टाइम पर होता था जिस टाइम राइस का कल्टीवेशन होता था, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सो देखिए टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। प्लांटर स्टार्टिंग में तो निज कल्टीवेशन के ऊपर अपना एरिया इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। लेकिन सिर्फ जो इंडिगो टोटल 100% इंडिगो का जमीन था जो, उसमें से सिर्फ 25% जो एरिया था वो निज कल्टीवेशन के अंडर था, बाकी 75% किसके अंडर था? रैयती सिस्टम के अंदर। ओके, रैयती सिस्टम के अंडर था 75% एंड 25% किसके अंडर था? ये था हमारा निज कल्टीवेशन के अंडर। सो आगे बढ़ते हैं हम, रैट्स के बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रैयत। रैयत आपको पता है, रैयतवाड़ी सिस्टम आपको याद होगा पहले भी। देखिए रैयती सिस्टम में क्या होता था, प्लांटर्स फोर्स द रैयत्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर रैयत्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए आप। एट टाइम्स उनको प्रेशराइज किया जाता था, हेडमैन को, सरपंच को, कि भाई रैयत के नाम पर आप साइन करो। सरपंच जो है वो साइन करेगा, जबरदस्ती साइन करवाए जाते थे। अभी क्या होता था कि जो साइन कर देगा उसको कैश मिल जाता था पहले ही, लो इंटरेस्ट रेट पे, कि आपको मान लीजिए हम 100 रुपए दे रहे हैं या कुछ बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लोग खुश हो जाते कि भाई देखो रुपए भी मिल गए, इंटरेस्ट भी बहुत कम है, सो क्यों ना हम इंडिगो उगा लेते हैं। और वो चाहते थे कि आप सिर्फ इंडिगो 25% अपनी जमीन पर उगा ले। मतलब पूरी, मान लीजिए किसी के पास 4 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ पर वो इंडिगो उगाए, बाकी 3 एकड़ पर वो अपनी कोई भी खेती कर सकता है। तो ये डिमांड थी उनकी, तो ये बहुत ही ठीक डिमांड लग रही थी उस टाइम किसानों को कि यस जमीन भी हमारी बच गई, रुपए भी मिल गए, इंडिगो में भी प्रॉफिट हो जाएगा, ये ठीक है। प्लांटर क्या करता, सीड प्रोवाइड कर देता, चीजें प्रोवाइड कर देता, कल्टीवेटर सोयल प्रोवाइड कर देता, सोयल को ठीक कर देता, सॉरी, एंड बीज उगा देता और क्रॉप्स को देखता कि सही उग रही है नहीं या फिर कुछ आवश्यकता रहती है अभी भी। तो इस प्रकार से ये रैयती सिस्टम में अभी इंडिगो का कल्टीवेशन शुरू हो गया था। इसके बाद देखते हैं हम इंडिगो को प्रोड्यूस कैसे किया जाता था। देखिए जब ये क्रॉप बन जाएगी, क्रॉप को
प्लांटर तक पहुंचा दिया जाता था हार्वेस्टिंग के बाद, एक नया लोन वहां से ले लिया जाता था, बिकॉज हमने क्रॉप दे दी तो अब नया लोन, ये साइकिल चलती रहती थी। अभी देखिए जो फार्मर्स स्टार्टिंग में लालच में आ गए इस लोन के कि यस हमें तो लोन मिल रहे हैं, रुपए मिल रहे हैं पहले यूज करने के लिए, अब उनके लिए हार्श कंडीशंस हो गया था। क्या होता कि प्राइस दे गोट फॉर इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो, जब वो बेचने जाते उनको बड़ा ही लो प्राइस मिलता, इसलिए वो लोन पे नहीं कर पा रहे थे और उनको दोबारा से भी लोन लेना था, यानी ये लोन बढ़ता ही जा रहा था, प्लस 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 बढ़ता ही जा रहा था ये लोन, और ये लोन पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बड़ी ही खराब सिचुएशन उनकी शुरू हो जाती है। एक और प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिगो को बोला जाता था कि अच्छी क्वालिटी की सोयल पर आप उगाइए, ओके, जिस पे राइस उगाया जाता था अब उसकी जगह पे इंडिगो उगाने लगे। और दूसरी बात, इंडिगो की होती है बड़ी ही गहरी जड़, रूट्स बड़ी गहरी होती हैं, सोयल को खत्म जल्दी करती हैं। इंडिगो के हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता कि राइस उगाने के लिए अब सोयल अच्छी नहीं रहती थी। इज दैट क्लियर? सोयल बिल्कुल खराब हो जाती थी इंडिगो उगाने के बाद, इसीलिए अब उनकी जमीन भी खराब होने लगी, प्लस उनको लोन भी देना है, तो ये प्रॉब्लम्स रैयतवाड़ी सिस्टम में आ रही थी धीरे धीरे। तो उसके बाद हम देखेंगे द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। अभी हम जानेंगे कि ब्लू रेबेलियन क्या था और उसके बाद क्या हुआ। इन मार्च 1859, देखिएगा मार्च 1859 में क्या होता है, बहुत सारे रैयत्स बंगाल से रिफ्यूज कर देते हैं कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। मतलब बंगाल में बहुत हजारों की तादाद में रैयत्स बोल देते हैं कि अब हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। तो ये जो रिबेलियन अब बढ़ जाता है धीरे धीरे, रैयत्स कंप्लीटली रिफ्यूज कर देते हैं कि हम प्लांटर्स को रेंट भी नहीं देंगे, और इंडिगो फैक्ट्रीज के ऊपर भी अटैक किया जाता है तलवारों से, उनके भाले होते हैं, तीर जो भी वो यूज करते थे उस टाइम पे। ये मार्च 1859 का नजारा था। वीमेंस भी अपने पेन्स किचन के इम्प्लीमेंट्स लेकर पहुंच जाती है लड़ाई करने। जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे वो भी कंप्लीटली, ये मान लीजिए जब रेंट लेने आते थे गांव वालों से उनको पिटाई कर दी जाती थी उनकी। रेट्स ने अब शपथ ले ली थी कि भाई अब हम कोई एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो उगाने के लिए। बेसिकली क्या था कि 1859 में अब शुरू हो गया था सिस्टम इंडिगो बंद करने का इंडिया में। बंगाल से ये शुरू हुआ था सबसे पहले, ये बात ध्यान रखिएगा, कहां से स्टार्ट हुआ था, बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए प्लांटर्स के जो लठियास, मतलब जो लठ लेकर चलते थे, उनसे जो तंग थे उनको भी पीटा जाता था। अभी गांव वालों ने अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था प्लांटर्स के कि अब इंडिगो नहीं उगाने वाले हैं। Why did the Indigo peasant decide that they would no longer remain silent? लेकिन ऐसा हुआ क्यों? What gave them the power? अभी उनके पास इतनी शक्ति आई कहां से कि वो अटैक कर सके, डरे क्यों नहीं, मतलब इस प्रकार की बातें आई होंगी दिमाग में। क्लियरली आपको दिख रहा था कि इंडिगो का जो सिस्टम था वो बड़ा ही ओप्रेसिव था, उसके अंदर लोन्स 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 ही बढ़ते जा रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर सिचुएशन बड़ी ही खराब थी। अब उनके खिलाफ लड़ाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, क्योंकि आपको पता है ये जो लड़ाई की जाती है, रिबेलियन किए जाते हैं, कुछ आम कारणों से नहीं किए जाते, बहुत ही बड़ी सिचुएशन हो जाए तभी शुरू होते हैं। सो उसके बाद देखेंगे 1859 में क्या होता है कि इंडिगो रेट्स फेल्ट दैट दे हैड सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार। इंडिगो के जो रेट्स उनको पता लगता है कि हमें जमींदार का सपोर्ट मिल जाएगा, क्यों ना हम अटैक कर दें। हेडमैन का भी सपोर्ट था उनके पास, हेडमैन हु हैव बीन फोर्स्ड। अब जो हेडमैन जिसको जबरदस्ती साइन करवाया जाता था वो भी कहता कि यस अब हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। जमींदार भी रेट्स के साथ थे, बिकॉज प्लांटर्स के पास ज्यादा पावर थी, जमींदार के पास कम थी, इसलिए जमींदार चाहते थे कि प्लांटर्स को कंप्लीटली ही हटा दें हम। सो देखेंगे द इंडियन peasants also imagined that British government would support them in struggle against the planters। अब इंडिगो पीजेंट्स को लगता था कि ब्रिटिश जो सरकार है वो भी हमारी मदद करेगी इसमें, बिकॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी सी वरीड थी कि अगर ऐसे ऐसे रिबेलियन हो जाएंगे तो हम हार जाएंगे। जब ये न्यूज पहुंचती है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई की भी, यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई, अब इंडिगो उगाने के लिए मना कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर करता है उस रीजन को सर्दियों में, 1859 की सर्दियों में। देखिए कब हुआ था, मार्च में हुआ था, अब सर्दियां दिसंबर वगैरह की बात करें
अभी देखते हैं जब ये टूर में एक साइन करता है गवर्नमेंट सिंपैथी की यस हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर कर देती है। उसके तुरंत बाद क्या होता है कि क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर कर देती है कि इंडिगो यहाँ पर नहीं उगाया जाएगा। इसका मतलब बंगाल में इंडिगो बैन, इंडिगो यहाँ पर नहीं उगाया जाएगा। अब एडन was trying to placate the peasant control an explosive situation, but his action was read as supportive for the rebellion. लेकिन एडन चाहता था कि सिचुएशन कंट्रोल करे, लेकिन उसके एक्शन को माना गया कि ये रिबेलियन को सपोर्ट कर रहा है, ये इन पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। ओके, अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में गए, उनके बारे में लिखा, बताया कि देखिए इंडिगो सिस्टम से ये कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। इससे रिबेलियन से वरी होकर क्या होता है कि इंडिगो कमीशन एक बनाया जाता है इंक्वायरी करने के लिए, और उसमें क्रिटिसाइज किया जाता है, और एट लास्ट क्या होता है कि इंडिगो को उगाना कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है। तो ये तो था ब्लू रिबेलियन हमारा। सो आप आगे देखेंगे आफ्टर दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के बाद क्या होता है, देखिए इंडिगो कोलैप्स हो जाता है बंगाल में, इंडिगो का बिजनेस खत्म, ठीक है। बट प्लांटर्स अब नए तरीके पर जाते हैं, प्लांटर्स चले जाते हैं बिहार में, बिहार में इंडिगो उगाना शुरू करते हैं। वहां पर आप देखेंगे 1917 में जब गांधी जी आए थे तब वो चंपारण में गए थे, चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स की ही प्रॉब्लम थी। तो आप देखेंगे कि बिहार में 1917 में ये खत्म हो पाया था इंडिगो का। इसका मतलब ओवरऑल इंडिगो जो था वो खत्म हुआ 1917 तक, लेकिन 1859 में बंगाल में खत्म हो गया था। सो देखिए हमारा ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको असाइनमेंट मिला है वो कंप्लीट करना है, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, होप यू लाइक द लेक्चर।